चैप्टर की टाइमलाइन हमारे पास क्या है? इट स्टार्ट विद 1988 एंड एंड्स एट 1999। ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो गवर्नमेंट्स आती हैं बेटा, वो कौन सी गवर्नमेंट्स आती हैं? वो हमारे पास आती हैं गवर्नमेंट्स बेनजीर, नवाज शरीफ, फिर बेनजीर और फिर नवाज शरीफ। ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये गवर्नमेंट्स मौजूद होती हैं बेटा। अब आप देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट टर्म बेनजीर 1988 टिल 1990, आफ्टर दैट नवाज शरीफ 1990 टिल 1993, इसके बाद बेटा वी हैव 1993 टिल 1996, एंड देन बेटा नवाज शरीफ अगेन 1996 टिल 1999। तो मतलब ये हमारे पास टोटल 4 गवर्नमेंट्स हैं और ये ऑल्टरनेटिवली चल रही हैं बेटा। ठीक है। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट। ठीक है बेटा। तो हम बेनजीर की गवर्नमेंट को फर्स्टली पढ़ने जा रहे हैं, बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर बेनजीर के ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, इफ द 4 मार्क्स क्वेश्चन कम ओवर द बेनजीर, देन वी मस्ट नो कि भाई हु वॉज बेनजीर भुट्टो। ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं भाई बेनजीर भुट्टो। ठीक है। अब बेनजीर भुट्टो की अर्ली लाइफ के बारे में व्हाट वी नो बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइटिंग अबाउट द अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? द फर्स्ट थिंग बेटा वी हैव टू राइट इज बर्थ डेट। तो उनकी बर्थ डेट है बेटा 21 जून 1953। ठीक है। वेयर बेटा? एट कराची, पाकिस्तान। ठीक है भाई। कराची में इनकी बर्थ है 1953 में 21 जून के अंदर बेटा। देन अर्ली लाइफ में वी टॉक अबाउट द अर्ली एजुकेशन, राइट। अर्ली एजुकेशन कहां पर है बेटा? शी स्टडीड फ्रॉम कराची ग्रामर स्कूल, कराची ग्रामर स्कूल, राइट। लेटर ऑन बेटा इन्होंने फिर आपके मरी के अंदर एक मरी में स्कूल है, दैट इज उसका नाम क्या है बेटा? जीसस एंड मैरी कॉन्वेंट स्कूल। हम कह सकते हैं कॉन्वेंट स्कूल से इन्होंने पढ़ा था, दैट वाज जीसस एंड मैरी। ठीक है। वहां से भी इन्होंने अपनी स्कूल एजुकेशन को किया है बेटा। आफ्टर दैट यू नो दैट कि फॉर द हायर स्टडी शी वेंट टू द यूएसए, एंड यूएसए में एट हार्वर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी। वहां से इन्होंने क्या पढ़ा बेटा? शी कंप्लीटेड हर हायर एजुकेशन फ्रॉम देयर इन कंपैरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है। तो वहां पर इन्होंने कंपैरेटिव गवर्नमेंट को पढ़ा। ठीक है। एट द एज ऑफ 16 बेटा। आफ्टर द यू नो दैट कि हार्वर्ड के बाद बंदा कहाँ जाएगा भाई? ऑक्सफोर्ड जाएगा। सो शी मूव टू ऑक्सफोर्ड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन इन फिलोसफी, देन पॉलिटिक्स, ठीक है, और इकोनॉमिक्स। इन सब में इन्होंने वहां पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बेटा। फिर आपको एक और बात मैं बताता चलूं कि बेटा शी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनियन। हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज द फर्स्ट एशियन वुमेन जिनको इस यूनियन के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया था। स्टूडेंट यूनियन जो होता है उसका प्रेसिडेंट बनाया गया था बेटा। ठीक है जी। अच्छा, क्या पूछ रहे हैं बच्चे मैसेज में? सर मतलब शी वॉज गुड इन स्टडीज, ऑब्वियसली बेटा जो जगहों के नाम आप पढ़ रहे हैं वहां पढ़ने वाला बंदा ही पहुंचेगा। ठीक है। और अब दूसरी बात देखो ना बेटा कि इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है, शी बिलोंग्स टू अ वेरी पॉश एंड पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड ना। अब इनके फादर की अगर हम बात करते हैं, हर फादर वॉज जुल्फिकार अली भुट्टो। जानते हैं ना बेटा, जुल्फिकार अली भुट्टो का चैप्टर पढ़ा था। जुल्फिकार अली भुट्टो वॉज अ पॉलिटिशियन, बल्कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे बेटा, एक्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। इसके बाद उनकी जो मदर थी उनका नाम था भाई नुसरत भुट्टो। ठीक है। और आपको मैंने एक बात बताई थी, नुसरत भुट्टो वॉज ऑल्सो अ पॉलिटिशियन, ईरानियन पॉलिटिशियन। ठीक है भाई। तो मतलब अम्मी अब्बा दोनों ही पॉलिटिशियन है बेटा। तो पढ़ने लिखने का शौक इनके पूरी फैमिली को ही था। ठीक है भाई। तो ये बात आ गई समझ में। ये था बेनज़ीर का अर्ली एजुकेशन, या हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें। लेटर ऑन बेटा इफ वी टॉक अबाउट द करियर,
अगर हम करियर की बात करें, ठीक है भाई, चलो भाई, वी आर राइटिंग द करियर। अच्छा, करियर के अंदर हम देखते हैं कि उनके फादर के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बेनजीर के जो है ना, बल्कि जुल्फिकार अली भुट्टो के चार बेटे थे, चार बच्चे थे, ठीक है भाई। ZAB, जुल्फिकार अली भुट्टो। अब उनके कौन कौन से बच्चे थे बेटा? दो बेटियां और दो बेटे। ठीक है, बेटों में अगर मैं कहूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीर मुर्तजा भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, ठीक है। नंबर टू, शाहनवाज भुट्टो। और बेटियों में अगर मैं कहूं तो बेनजीर एंड सनम, सनम भुट्टो, ठीक है। अब आपको पता है कि बेनजीर वॉज वेरी टैलेंटेड। अब होता यह है बेटा कि आफ्टर द डेथ ऑफ हर फादर, क्योंकि आपको पता है कि जनरल जियाउल हक ने को प्लान किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ भुट्टो साहब, और फिर उनको आपको पता है फांसी हो गई थी। आफ्टर हिज डेथ, मतलब उनके फादर की डेथ के बाद, बेनजीर बेटा, बेनजीर को एग्जाइल कर दिया जाता है। शी वॉज एग्जाइल्ड एंड शी स्पेंड हर टाइम इन लंदन, वहां पर ये काफी अरसा गुजारती हैं। देन व्हेन शी केम बैक टू पाकिस्तान, तो बेटा शी बिकेम द पार्ट ऑफ MRD, ठीक है भाई। व्हेन, अच्छा हम यहाँ पर लिख देते हैं बेटा, व्हेन शी केम बैक टू पाकिस्तान ड्यूरिंग जिया जियास रूल, शी बिकेम पार्ट ऑफ MRD। व्हाट इज MRD सर? MRD का मतलब था बेटा मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन डेमोक्रेसी। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेटा कि डेमोक्रेसी को रीस्टोर करना। डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स पावर बेटा, ठीक है भाई। अब पीपल्स पावर का मतलब ये है कि, अच्छा सर, इज हर अर्ली लाइफ इन IGCSE? बेटा अर्ली लाइफ तो हम 4 मार्क के क्वेश्चन में लिखते हैं, तो ये हम 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपना मटेरियल कलेक्ट करें। अगर बेनजीर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वी हैव टू राइट अर्ली लाइफ, करियर एंड डेथ, ये 3 चीजें आएंगी, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा, ठीक है भाई। तो मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन डेमोक्रेसी ये इन्होंने स्टार्ट की बेटा, और इसका मतलब ये था कि भाई डेमोक्रेसी जो है, जो पीपल्स पावर है, उसको रीस्टोर किया जाए। दैट वाज हर कंसर्न। और फिर आपको पता है शी लेटर बिकेम द PM ऑफ द कंट्री, ठीक है, फर्स्ट वुमेन PM, ठीक है। तो हम यहां पर मेंशन कर देंगे फर्स्ट वुमेन PM बेटा, डन हो गया, ठीक है। And then she died on 27th December 2007 at Rawalpindi. She was assassinated, ठीक है। तो ये थी बेटा इनकी, शॉर्ट में हमने देख ली लाइफ। डन हो गया बेटा। तो ये बेनजीर के हमने अर्ली लाइफ को पढ़ लिया। नाउ कमिंग टू द टॉपिक बेटा। अब यहां पर हम देखते हैं कि भाई बेनजीर की यहां तक तो हमने सारी जर्नी को पढ़ लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शंस ऑफ 1988। 1988 के इलेक्शंस में आपको दिख रहा है भाई कि एक तरफ वी हैव द पीपल्स पार्टी, ठीक है, दूसरी तरफ वी हैव द MQM, और MQM और पीपल्स पार्टी के बीच में बन रही है कोalition। व्हाट इज कोalition? कोalition का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज करें और दोनों साथ मिल के रूल करें। दूसरी तरफ आपको एक पार्टी नजर आ रही है, बल्कि एक पार्टी नहीं, 9 पार्टीज नजर आ रही हैं, 9 स्टार्स जो उसके फ्लैग में है। इट इज रिप्रेजेंटिंग 9 पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब 9 पॉलिटिकल पार्टीज का ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड अलायंस। क्या कहलाता है? अलायंस, ठीक है। मतलब जब पार्टीज आपस में मिल जाती हैं, दैट इज कॉल्ड अलायंस। तो अब ये 9 पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस कहलाता था IJI। व्हाट इज दिस? IJI स्टैंड्स फॉर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, ठीक है, इस्लामिक डेमोक्रेटिक यूनिटी, ठीक है, इस्लामिक जमहूरी इत्तेहाद। अब इसके अंदर बेटा इन दो लोगों को तो आप जानते हो, बेनजीर एंड अल्ताफ हुसैन, और इनको भी आप जानते हैं, नवाज शरीफ। बट ये कौन है बेटा? गुलाम मुस्तफा जतोई। ही वॉज द अंकल ऑफ बेनजीर। तो भाई बेनजीर के अंकल जो है इस IJI को, जो एक अलायंस है पॉलिटिकल पार्टी का, उसको लीड करें। अब सर ये IJI है क्या?
बेटा आईजेआई इज एन अलायंस विच वॉज टोटली अगेंस्ट ऑफ बेनजीर, मतलब बेनजीर के ये लोग राइवल्स थे बेटा, ठीक है। लेकिन इलेक्शंस जब होते हैं बेटा, तो उस इलेक्शंस में जो पीपल्स पार्टी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी हमारी, इस्लामाबाद वाली गवर्नमेंट, ठीक है। तो इस्लामाबाद वाली गवर्नमेंट में जो हमारी मेन गवर्नमेंट है, सेंट्रल असेंबली है, वहां पर वही पीपल्स पार्टी जीत जाती है। सिंध की अगर हम प्रोविंशियल की बात करें गवर्नमेंट्स की, तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को एमक्यूएम के साथ कोalition बनानी पड़ती है, ठीक है, कंबाइंड गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। इन पंजाब आईजेआई वाज डोमिनेंट, ठीक है। इन केपी एंड बलूचिस्तान देयर वर सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये है स्टेटस बहुत शॉर्टली आपके सामने इन ऑफ द इलेक्शंस ऑफ 1988। डन। नाउ द थ्री इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ड्यूरिंग दिस टेन्योर। कौन सी थ्री इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं? प्राइम मिनिस्टर वॉज बेनजीर भुट्टो, प्रेसिडेंट वॉज गुलाम इसाक खान। रिमेंबर बेटा व्हेन जियाउल हक्स प्लेन एक्सप्लोड व्हेन ही डाइड, तो इनके फौरन बाद प्रेसिडेंट की पोस्ट पे कौन आ गया था? गुलाम इसाक खान, GIK, ठीक है। सो ही वॉज द प्रेसिडेंट एंड आर्मी चीफ वॉज मिर्जा असलम बेग। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। सर जी बेनजीर के ऊपर किस तरह का क्वेश्चन आता है? बेटा बेनजीर के ऊपर फर्स्ट टर्म के ऊपर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा, हाउ सक्सेसफुल वाज बेनजीर भुट्टो इन रूलिंग पाकिस्तान ड्यूरिंग 1988 एंड 1990। अब हमारी जितनी डिस्कशन होगी वो इस 14 मार्क्स को लेके होगी, ठीक है, ताकि हमारी डिस्कशन भी हो जाए, समझ भी आ जाए, और हमारा 14 मार्क का क्वेश्चन भी रैप अप हो जाए, ठीक है भाई। How successful? I told you whenever the question start with how successful, it's mean that you have to write two narratives in your answer. आपके आंसर में सक्सेस भी होनी चाहिए और फेलियर भी होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ सक्सेस ही सक्सेस लिख दी, फेलियर नहीं लिखा, तब भी ये एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा। फेलियर फेलियर लिख दिया, सक्सेस नहीं लिखी, तब भी आपका 14 मार्क्स क्वेश्चन अचीव नहीं कर पाएगा मैक्सिमम मार्क्स, खास तौर पर जब ये इस तरह से स्टार्ट हो, ठीक है। अच्छा, हाउ सक्सेसफुल या टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल, ठीक है, इस तरह से भी आ सकता है, ठीक है। तो वर्ड्स में वो ट्विस्ट कर सकते हैं, हम बाउंड नहीं होंगे वर्ड्स को लेके। तो भाई हमें देखना है कि बेनजीर की क्या क्या पॉलिसीज सक्सेसफुल थी और क्या क्या पॉलिसीज सक्सेसफुल नहीं थी। अब अगर हम मार्किंग स्कीम देखते हैं तो वी आर हैविंग थ्री पैराग्राफ्स, मैंने सर्कल्स में पैराग्राफ को शो किया हुआ है। We have the success here, we have the success here, we have the success here, but we have failures here, ठीक है। तो टू फेलियर्स, थ्री सक्सेस। जो येलो सर्कल्स हैं वो सक्सेस को शो कर रहे हैं, और जो ब्लू हैं वो फेलियर को शो कर रहे हैं बेटा, ठीक है। एंडेड बैंस सर्विसेज फॉर द वुमेन्स, फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, एंड एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी। चलो भाई अब चल के देखते हैं कि एंडेड बैन्स क्या है बेटा, और किस चीज पे बैन लगा हुआ था। देखो व्हेन बेनजीर केम इन पावर, सो शी एंडेड अ बैन ऑन द मेकिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियंस बेटा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इन्होंने जब बैन को एंड किया है तो किसी ने तो बैन किया होगा, और जब किसी ने बैन किया होगा तो ये ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियंस होती क्या है? देखो बेटा ट्रेड यूनियंस का मतलब द ग्रुप ऑफ द लेबर्स, ठीक है, द वर्कर्स, वो साथ मिलके एक अपना ग्रुप बना लेते हैं ताकि वो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा सकें, ठीक है भाई। अ ग्रुप ऑफ अ वर्कर लेबर्स विच मेड देयर ग्रुप टू फॉरवर्ड देयर डिमांड्स। सेम लाइक दिस स्टूडेंट्स बेटा, in the colleges, in the universities, students make their union so they can raise voice against the increasing of fee or any injustice which is done with the student, ठीक है। तो ये यूनियंस होती हैं, ये ग्रुप्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सर जी ये हमें तो समझ आ गया कि ट्रेड यूनियन और स्टूडेंट यूनियन क्या है, बट जिया को इससे क्या प्रॉब्लम थी? होता क्या है, दीज ट्रेड यूनियंस एंड स्टूडेंट यूनियंस वर ऑल्सो इन लिंक विद द पॉलिटिकल पार्टीज। और जिया को ऐसा लगता था कि ये जो ट्रेड यूनियंस और स्टूडेंट यूनियन है ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके उनके मिलिट्री रूल को थोड़ा टफ टाइम दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तंग कर सकते हैं, हर्डल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जिया साहब ने भाई इनसे बैन ही कर दिया था इनको। बट व्हेन बेनजीर केम इन पावर बेटा, व्हाट शी डिड, शी अनबैन द ट्रेड यूनियन एंड स्टूडेंट यूनियन। लेकिन क्यों सर? क्योंकि वो चाहती थी कि भाई डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी का मतलब है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच भी हो, तो इन लोग को अनबैन कर दिया था।
Then beta gained support of industrial workers and students. Also, many political prisoners of People's Party were released that had been arrested by the Zia. मतलब जनरल पार्डन डिक्लेयर कर दी बेटा। सर ये जनरल पार्डन का मतलब क्या होता है? जनरल पार्डन मींस आम माफी का ऐलान कर दिया बेटा। सर क्या सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को मतलब सारे प्रिजनर्स को माफ कर दिया? वो जो जेलों में थे जिन्होंने चोरी चकारी की हुई थी, मर्डर शर्डर किया हुआ था, उन सबको भी माफ कर दिया? नो, ओनली पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ओनली दोज प्रिजनर्स बेटा जिनको जिया साहब ने अरेस्ट करवाया था ड्यूरिंग द क्रैकडाउन अगेंस्ट द पीपल्स पार्टी, उनको बेनजीर ने छोड़ दिया बेटा। ठीक है, जेल से निकलवा दिया। तो ये काम किए हैं बेनजीर ने फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन शी केम इन पावर बेटा। तो यहां तक बात क्लियर हो गई बेटा? कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो इसमें समझ ना आई हो? जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है। सर वाई एवरीवन लाइक हर टिल नाउ, वो अब आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अब आप खुद ही एनालिसिस करोगे इसका। ठीक है भाई। देन कम टू द सर्विसेज फॉर द वुमेन्स। अब सर्विसेज फॉर द वुमेन्स की अगर हम बात करें बेटा, यू नो दैट के बेनजीर वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। अब तक की, अब तक आगे उनके बाद कोई फीमेल प्राइम मिनिस्टर नहीं आई है, ज्यादातर मेल्स रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स। तो भाई व्हेन बेनजीर केम इन पावर, देयर वॉज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ फीमेल्स फ्रॉम हर, कि वो उनके लिए बहुत कुछ करेंगी। लेकिन सर इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है बेटा? आप एक बात भूल रहे हैं, बेनजीर से पहले देयर वॉज अ टाइम ऑफ जनरल जियाउल हक। और मैंने कितना डिटेल में पढ़ाया था कि जनरल जियाउल हक के खिलाफ लिबरल्स स्पेशली फेमिनिस्ट दे वर ऑन द रोड्स एंड दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द जिया। क्योंकि जिया ने कुछ ऐसी चीजें बनाई थी जैसे चार दीवारी पर्दा सिस्टम था, राइट। इसके बाद वो वाला सिस्टम के जिया ने कहा कि दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर होगी। तो इससे विमेन्स को ये लग रहा था शायद हमारी राइट्स वायलेशन हुई है, तो अब हमारी एक ऐसी गवर्नमेंट आनी चाहिए जो विमेन्स को और ज्यादा शेयर दे और ज्यादा राइट दे। एंड बेनजीर वॉज द, वह कह सकते हैं कि वो देखनी थी कि बेनजीर हमें ये सब चीजें दे सकती हैं। शी टुक स्टेप्स एक्सक्लूसिवली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वुमेन। क्या किया इन्होंने? फर्स्ट वुमेन बैंक वॉज ओपन इन द 1989। क्यों बेटा? क्योंकि ये जो बैंक था ये तो एक फीमेल्स को एम्प्लॉयमेंट भी देता था, मोर ओवर इट प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज, साथ ही साथ प्रोवाइड लोन्स टू द वुमेन्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस। ठीक है, इनको लोन्स दिए जाते थे, इजी लोन्स दिए जाते थे, इजी टर्म्स पे इनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते थे। डन हो गया बेटा यहां तक? इसके बाद शी रिक्रूटेड वुमेन्स इन पुलिस एंड सिविल सर्विसेज। इन्होंने वुमेन्स को यहां पर भी अलाउ किया। सिविल सर्विसेज क्या होती हैं बेटा? जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। पुलिस के अंदर भी इन्होंने वुमेन्स को जो है वो क्या किया? एक शेयर दिया बेटा, रिक्रूटमेंट की। मोरोवर हाई कोर्ट के अंदर भी वुमेन जजेस को अपॉइंट किया गया है बेटा। तो ये सारे काम इन्होंने किए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वुमेन। सो अगेन दैट वाज अ सक्सेस ऑफ द बेनजीर। देन बेटा फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं। अब अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें बेनजीर की, तो यू नो दैट के शी ऑल्सो अटेंडेड सम मीटिंग्स विद हर फादर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर फादर एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिसमें शिमला एकॉर्ड जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी थी। याद है ना आपको? भुट्टो साहब बेनजीर को भी अपने साथ लेके गए थे शिमला एकॉर्ड के अंदर, जहां पर वो 90,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हम छुड़वा के लेके आए थे बेटा। ठीक है। तो अब होता क्या है कि भाई बेनजीर साहिबा पावर में आती हैं तो वो अब इंटरनेशनली भी बहुत सारे काम करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान रीजॉइंड द कॉमनवेल्थ इन अक्टूबर 1989। सर जी ये कॉमनवेल्थ होता क्या है? देखो बेटा, कॉमनवेल्थ को अगर मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वर्डिंग में समझाऊं ना, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या मतलब है भाई? कॉमनवेल्थ एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें आप कह लो कि नियरली 55 to 56 कंट्रीज होती हैं। और वो कंट्रीज होती हैं बेटा जो किसी टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रही हैं। मतलब यू नो दैट कि देयर वाज अ ग्रेट कॉलोनियल रूल ऑफ ब्रिटिश ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसमें बहुत सारी जो अपनी कंट्रीज हैं वो ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट थी। तो जो पहले ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रही हैं कंट्रीज, उनका एक ग्रुप है कॉमनवेल्थ का। डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश तो होंगे ही बेटा, वो भी ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहे हैं। तो ये कॉमनवेल्थ क्या करता है बेटा? कॉमनवेल्थ फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है,
ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फायदे क्या क्या देता है। ये कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है, ये डेमोक्रेसी को प्रोमोट भी करता है, ये हेल्थ वगैरह की चीज़ों पे भी काम करता है। तो ये सारे फायदे आपको मिल जाते हैं अगर आप कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करते हैं। तो बेनजीर ने पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ रीजॉइन करवाया बेटा। देन शी ऑल्सो पेड अ सक्सेसफुल विजिट टू द यूएसए। कब? 1989 में, जहां पर बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको $400 मिलियन की एड प्रॉमिस की है। यू नो दैट कि एड इज समथिंग विच यू डू नॉट हैव टू रिटर्न। या आपको मिल गई तो बस आप मिल गई, अब लोन की तरह नहीं होता कि आपने इसको वापस करना है। आपको एक दफा मिल गई तो बस आपकी हो गई, वो डन हो गया जी। इसके बाद बेटा इंडिया के साथ भी शी ट्राइड टू मेक द गुड रिलेशंस। इंडिया के साथ भी इन्होंने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की। उस वक्त इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज राजीव गांधी। ठीक है, ही विजिटेड पाकिस्तान। और यू नो दैट कि अगर इंडिया का कोई पीएम या प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशंस बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल किस्म के रहते हैं बेटा। ठीक है तो उन्होंने क्या किया जी, पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को भी काफी हद तक बेटर करने की कोशिश की। राइट, अच्छा इसके अलावा अगर मैं आपको और बातें बताऊं ना थोड़ी सी, तो वो ये हो सकता है बेटा कि बेनजीर ने अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशंस को थोड़ा बेटर करने की कोशिश की। ठीक है, बाकी कंट्रीज के साथ, नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो फॉरेन पॉलिसी में शी वॉज डूइंग ए वेरी गुड। तो ये थे बेनजीर का एक और सक्सेस बेटा। बट हेयर कम्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बेटा। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन आता है। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर के अंदर दो लोग। अब दो लोग कौन है बेटा इस पिक्चर के अंदर? एक हैं आपके नवाज शरीफ साहब और एक हैं आपके जनरल जियाउल हक। ठीक है, अब सर आईजेआई को क्या इतना मसला था, या नवाज शरीफ को क्या इतना मसला था बेनजीर के साथ? ठीक है, अब देखो, शी ट्राइड टू मेक पाकिस्तान अ डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक वाइल अबैंडनिंग स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज ऑफ जिया, बट दिस वाज हार्ड टू अचीव। अब बेनजीर चाहती थी कि जितनी भी स्ट्रिक्ट इस्लामिक पॉलिसीज हैं जो जनरल जिया के टाइम पे लगी हैं, चार दीवारी पर्दा सिस्टम, हुदूद ऑर्डिनेंस, ये सब खत्म होने चाहिए। बट यू नो दैट नवाज शरीफ एंड आईजेआई वाज नॉट विलिंग कि ये खत्म नहीं होने चाहिए। अब ये बात आ गई। दूसरी चीज बेटा कि नवाज शरीफ को भी बेनजीर से क्यों इतनी प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड पे लेके जाता हूं। और यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं कि भाई, जब मैं आप लोगों को उनके बारे में बता रहा था, जिया के बारे में, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। और वो क्या थी कि भाई जिया वॉज अ पर्सन हु ब्रॉट नवाज शरीफ इन पॉलिटिक्स। या एक्चुअल नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में एक सबसे बड़ा जो फेवर अगर मिला है, तो वो किसकी तरफ से मिला है बेटा? वो मिला है आपके जिया साहब की तरफ से। लेकिन क्यों सर, जिया को ऐसा नवाज शरीफ में क्या नजर आया कि जिया साहब ने उनको इतना ज्यादा फेवर कर दिया? ठीक है भाई, तो लेट्स अंडरस्टैंड। अब इसके तीन रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तीन रीजंस है। नंबर वन रीजन है बेटा कि नवाज शरीफ और जिया की आइडियोलॉजी वो मैच करती है। अब सर आइडियोलॉजी कैसे मैच करती है? देखो बेटा, आइडियोलॉजी ऐसे मैच करती है क्योंकि जिया जिया का कॉमन एनिमी कौन था? जिया प्लस नवाज शरीफ एनिमी कौन था बेटा? भुट्टो। लेकिन सर ये भुट्टो नवाज शरीफ का और जिया का एनिमी क्यों था? चले, जिया को तो हमें समझ आता है कि वो इस वजह से एनिमी था क्योंकि वो सारा क्योस हुआ और फिर सारी जो चीज हमने पढ़ी थी सर। लेकिन सर नवाज शरीफ का क्यों भुट्टो जो है वो एक एनिमी था? बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन। बेटा जी भूल रहे हो, नेशनलाइजेशन की वजह से नवाज शरीफ के फादर की स्टील इंडस्ट्री नेशनलाइज हो गई थी, जिससे बहुत नुकसान हुआ था। तो वहीं से नवाज शरीफ बिकेम सो मच एंटी ऑफ द भुट्टो। ठीक है, और यही चीज जिया को चाहिए थी। राइट, तो ये एक पहली चीज है। नंबर टू वी कैन से बेटा के नवाज शरीफ वॉज वेल्दी। ठीक है, काफी अमीर आदमी था, इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था बेटा, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक का बेटा था बेटा। तो अब ऐसा बंदा भी जिया को चाहिए था जो थोड़ा सा वेल्दी टाइप का हो, और जिसकी इन्फ्लुएंस पंजाब के अंदर बहुत अच्छी हो, उसकी रेपुटेशन पंजाब में अच्छी हो, क्योंकि पंजाब एक इंपॉर्टेंस रखता है इन द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। अगर पंजाब में आपकी पॉपुलैरिटी है, आपकी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स, इट्स मीन दैट आपकी नेशनल असेंबली में ज्यादा सीट्स हैं। तो भाई पंजाब में अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए ही कुड यूज नवाज शरीफ।
दैट्स वाई नवाज शरीफ वॉज अ गुड ऑप्शन। तीसरी चीज ये है बेटा नवाज शरीफ के बारे में, दैट ही वॉज न्यू, ही वॉज इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब न्यू। अब देखो जिया को इनसे कोई खतरा भी नहीं था, क्योंकि जिया अगर किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड बंदे पे इतना ट्रस्ट करते तो दैट कुड बी वेरी डेंजरस, क्योंकि हो सकता था वो बंदा जिया को डिच कर देता, ठीक है भाई। लेकिन होता क्या है बेटा कि ही वॉज इन एक्सपीरियंस्ड एंड ही वॉज न्यू, दैट्स वाई जिया कुड ट्रस्ट इजीली ओवर द नवाज शरीफ, ठीक है भाई। तो वो इनको क्या बना देते हैं, सीएम पंजाब बनाते हैं बेटा। अपने टाइम पे सीएम पंजाब एक बहुत बड़ी पोस्ट है यार, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट, ठीक है भाई। तो अब यहां से आपको इन दोनों के रिलेशन पे तो अब कोई डाउट नहीं होगा कि नवाज शरीफ और जिया के रिलेशंस कैसे थे, ठीक है भाई। अब ये चीज जब बेनजीर ने हुदूद ऑर्डिनेंस और अपना चार दीवारी पर्दे सिस्टम को ओपोज करने की कोशिश की, तो भाई नवाज शरीफ ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता। और नवाज शरीफ यूज टू कॉल द जनरल जिया जिया रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है भाई। ये नवाज शरीफ साहब जिया को कहा करते थे। तो अब होता क्या है, अब ये होता है कि भाई जैसे ही बेनजीर कोई लेजिस्लेशन पास करने की कोशिश करती है तो ऑपोजिशन उसको स्टॉप करवा देती है, ऑपोजिशन उसको रेजिस्ट करती है। तभी बेनजीर कुड नॉट मेक एनी बिग लेजिस्लेशन, एनी बिग लॉज इन द पार्लियामेंट, क्योंकि ऑपोजिशन उनको बहुत टफ टाइम दे रही थी बेटा, खास तौर पे नवाज शरीफ। अच्छा, नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी पंजाब में बहुत राइज कर ली थी और आईजेआई में एक पार्टी नवाज शरीफ की पार्टी थी, ठीक है। तो वी कैन से दैट इन सिंपली इन शॉर्टली बेटा कि नवाज शरीफ वाज द बिगेस्ट राइवल ऑफ बेनजीर भुट्टो बेटा। देन कम टू द पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम क्लैश। इन दिस पिक्चर यू कैन सी थ्री पर्सनालिटीज बेटा। इस तरफ आपको बेनजीर नजर आ रही हैं, इस तरफ आसिफ अली जरदारी उनके जो हस्बैंड हैं, जो कि अभी पाकिस्तान के रीसेंट प्रेसिडेंट हैं, वो नजर आ रहे हैं, और इस तरफ आपको अल्ताफ हुसैन नजर आ रहे हैं। सो सर अभी आपने बताया था कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने कॉलिशन फॉर्म की थी, है ना जी। उन्होंने तो साथ में गवर्नमेंट की थी, तो लेकिन अब इनके बीच में ये क्लैश क्यों आ गया? अब इसको भी समझना है बेटा। देखो थोड़ी सी हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे इसको समझने के लिए, ठीक है। चलो जी, ये क्लैश क्यों आया, ये लड़ाई फड्डा क्यों हो गया भाई, अभी तो दोस्ती चल रही थी। देखो बेटा आपको भी एक बात पता है कि इफ आई टॉक अबाउट सिंध, ठीक है, अगर मैं सिंध की बात करता हूं तो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल सिंध एंड अर्बन सिंध। और जब भी अर्बन सिंध की बात होती है तो कराची इज टॉप ऑफ द लिस्ट एंड हैदराबाद, ऐसी है। और बाकी जितना भी पार्ट है वो आपके रूरल में आता है, गांव देहात वाले एरियाज आ गए, आपके इंटीरियर के एरियाज आ गए। अब होता ये बेटा कि रूरल एरियाज पे पीपीपी का कंट्रोल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन जो अर्बन एरियाज थे कराची एंड हैदराबाद, वहां पर आपकी एमक्यूएम का होल्ड था। यू नो दैट के हैदराबाद एंड कराची वाज द टेंट पोजीशंस ऑफ एमक्यूएम। और एमक्यूएम कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी कि जो बहुत कंट्री वाइड रूल करती थी, वो लिमिटेड पार्टी थी जो कराची और हैदराबाद में ही काम करती थी, इससे ज्यादा उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। तो अब यहां पर प्रॉब्लम आती है और इस पे आता है भाई क्लैश। पीपल्स पार्टी को लगता है, पीपल्स पार्टी के सपोर्टर को यह लगता है कि बेनजीर इज गिविंग मोर वैल्यू टू द एमक्यूएम, जबकि एमक्यूएम का ये कहना होता है कि वी आर नॉट गेटिंग द ड्यू राइट्स, वी आर नॉट गेटिंग आवर राइट्स। पीपल पार्टी ने जो हमसे वादे किए थे कोalition बनाते वक्त, दे आर नॉट फुलफिलिंग ऑल देयर प्रोमिस, कि वो अपने सारे वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं बेटा, अपने सारे वादों को पूरा नहीं कर रहे हैं। एक तरीके से उन्होंने हमें डिच किया है, हमें धोखा दिया है, ठीक है। और यहां से टेंशन्स क्रिएट होने लगती हैं। और जो आपको पता है कि क्योंकि एमक्यूएम कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं थी, एमक्यूएम का लीडर कोई प्राइम मिनिस्टर तो नहीं था, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो पीएम था। ऐसे ये पीएम थी बल्कि अपनी बेनजीर भुट्टो। तो यहां से पीपल्स पार्टी ये डिसाइड करती है कि नाउ इनफ इज इनफ, अब हमें एमक्यूएम पे करना पड़ेगा क्रैकडाउन, क्योंकि एमक्यूएम बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है बेटा, ठीक है। एंड दैट वाज द वर्स्ट टाइम फॉर द कराची। और आप देख सकते हैं कितना ज्यादा मैसिव राइट्स होते हैं बेटा, मारपीट होती है, हालात खराब होते हैं। तो भाई जब ये सारे हालात खराब हो रहे होते हैं कराची में, तो भाई आईबी जो है, आईबी इज व्हाट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सिविल इंटेलिजेंस होती है। यू नो दैट कि हमारे पास ना एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती, हम सब ने एक ही इंटेलिजेंस का नाम सुना था, एंड दैट इज आईएसआई, जो कि नो डाउट एक बहुत जबरदस्त किस्म की इंटेलिजेंस है। लेकिन वो बेटा आईएसआई जो है वो ज्यादातर एक्सटर्नल मैटर्स देख रही होती है, ठीक है।
मतलब जो कंट्रीज वाले मैटर होते हैं। हमारे पास दूसरी इंटेलिजेंस भी होते हैं, जैसे MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो कंट्री के अंदर काम करती है, वेरी डेडलीस्ट बेटा। उसके साथ साथ IB थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। ठीक है। तो वो बेनजीर को रिपोर्ट देती है कि भाई ये जो सारा कुछ MQM के लोग कर रहे हैं, दे आर हिडन एट पक्का किला। कहाँ छुपे हुए हैं वो सारे, सारी लीडरशिप कहाँ पर है? पक्का किला में। ये पक्का किला कहाँ था बेटा? पक्का किला वॉज इन हैदराबाद, स्टिल इन हैदराबाद। हैदराबाद की एक जगह है, वो ओल्ड फोर्ट है बेटा, उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई, उस जगह का नाम है पक्का किला। ठीक है। तो ये पक्का किला के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज पक्का किला मैसेकर। ठीक है जी। तो ये पक्का किला का एरिया, हाँ देखो बिलाल ने बता दी कि आई लिव नियर पक्का किला। तो ये वहां का एरिया था, और ये हाउसिंग सोसाइटी है बेटा अंदर उसके। अब तो बहुत ही ज्यादा खराब हालत हो गई है उसकी, फोर्ट की। तो अब क्या होता है कि वहां पर कहा गया कि एमक्यूएम की ना वो 10th पोजीशन थी, जैसे कुछ टाइम पहले 9-0 कराची का एरिया था, दैट वाज सपोज टू बी द 10th पोजीशन ऑफ एमक्यूएम। तो पक्का किला का एरिया था। अब पक्का किला के एरिया के अंदर जो होता है, एमक्यूएम के खिलाफ होता है क्रैकडाउन। ठीक है। 27 मई 1919 सिंध गवर्नमेंट लॉन्च अ क्रैकडाउन इन हैदराबाद, द सेंटर ऑफ एमक्यूएम पावर। देखा, सेंटर ऑफ एमक्यूएम पावर है बेटा, मेन पोजीशन है उनकी। अ शूट ऑन साइट कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड एंड अ पुलिस हाउस टू हाउस सर्च बिगन। पुलिस क्या करती है? हाउस टू हाउस सर्च, मतलब जो लोगों के बारे में कहा जाता है देवर इन्वॉल्व्ड इन क्रिएटिंग क्योस वायलेंस, उनको पकड़ने के लिए पुलिस रेड करती है बेटा, घर घर में जाती है, हर घर में घुसती है बेटा। एंड दैट वाज समथिंग वेरी, कह सकते हैं कि बहुत ही बुरा टाइम था कराची और हैदराबाद के लिए बेटा। कर्फ्यू लग जाता है। कर्फ्यू मीन्स बेटा यू कैन नॉट कम आउट फ्रॉम योर होम, अगर आए तो फिर आपको पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर पकड़ने की बात भी नहीं हो रही है, शूट ऑन साइट, बाहर निकले घर से उड़ा देंगे आपको पकड़ के। द मुहाजिर्स प्रोटेस्टेड एट दिस ट्रीटमेंट एंड फाइटिंग ब्रोक आउट। अब होता क्या है, देखो बेटा, जब भी इस तरह के कोई इंसिडेंट होता है ना, तो दो लोगों का अलग नैरेटिव होता है। एमक्यूएम पीपल्स आर हैविंग देयर ओन नैरेटिव एंड पीपल्स पार्टी हैव देयर ओन नैरेटिव। एमक्यूएम ये कहती है कि वी वर पीसफुली प्रोटेस्टिंग, हम तो पीसफुली प्रोटेस्टिंग कर रहे थे, हमने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया था, पुलिस ने हमारे ऊपर फायर कर दिया। जबकि पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि भाई ये पीसफुल नहीं थे, दे वर हैविंग द वेपन्स, एंड दोज वेपन्स बेटा विच आर नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। तो इनके पास ऐसे वेपन्स कहाँ से आए जो पाकिस्तान में नहीं है? डेफिनेटली इनको फॉरेन फंडिंग हुई है, बाहर की तरफ से इनको ये वेपन्स मिले हैं। तो खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नियरली बेटा आप देख सकते हो 300 एंड मोर पीपल डाइड इन दिस क्लैश। और ये 2 दिन तक क्लैश चलता रहा, फिर आर्मी को इंटरवीन करना पड़ा और फिर रुकवाना पड़ा बेटा। लेकिन 300 पीपल डाइड इन दिस ब्रूटल क्लैश बेटा। अब होता क्या है, जब ये क्लैश होता है तो बेटा फौरन ही जो हमारे गुलाम इसाक खान होते हैं, GI के प्रेसिडेंट बेटा, तो प्रेसिडेंट अपनी खतरनाक शक्तियों को यूज करते हैं, दैट इज 8th अमेंडमेंट जो जिया की तरफ से लगाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। 8th अमेंडमेंट को यूज करते हुए बेनजीर भुट्टो को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द पावर। ठीक है। बिकॉज ही सेड दैट के बेनजीर ने मिस यूज किया अपनी पावर को, और इतना ज्यादा हॉरिबल इंसिडेंट हो गया पक्का किला का, तो बेनजीर इज टोटली इनकेपेबल इन मैनेजिंग ऑल द स्टेट अफेयर्स प्रॉपरली बेटा। तो फिर बेनजीर की गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाता है? साइड लाइन कर दिया जाता है। तो ये था बेटा बेनजीर भुट्टो का फर्स्ट टर्म बेटा।